नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि झारखंड के प्रथम चरण के चुनाव में वोटर्स का टर्नआउट 67% के आसपास रहा। एक ये सुखद सूचना है जनतंत्र के अंतर्गत कि उनका झारखंड का की जनता जो है उन्होंने टर्नआउट बहुत तेजी से निकाला। तो उसका इतना टर्नआउट होने का आशय क्या निकाला जाए कि किस तरह की लोगों को जनता ने चुनने का सोचा है। आइए चर्चा करते हैं। झारखंड के प्रथम चरण के चुनाव खत्म होने पर क्या उम्मीद की जा सकती है कि 43 सीट पर चुनाव हुए हैं, अभी दूसरा चरण बाकी है, लेकिन 43 सीट में जिस तरह का टर्नआउट देखा गया है तो वो एक संकेत देता है कि वो किस तरह की सरकार वहां की जनता चुनने जा रही है। सक्सेना साहब नमस्कार। आपने देखा कि अभी विधानसभा के चुनाव झारखंड में और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में चुनाव 20 तारीख से 20 तारीख को है। झारखंड का प्रथम चरण का चुनाव कल हुआ। उसमें टर्नआउट बहुत सुखद स्थिति है कि करीब 67% इन कंपैरिजन टू लास्ट पोजीशन। या अगर आप जनरल इलेक्शन की भी बात देखें तो जनरल इलेक्शन का भी इतना टर्नआउट नहीं था पूरे देश में। ये क्या इंगित करता है कि झारखंड की जनता ने एंटी इनकम्बेंसी ध्यान में रखकर टर्नआउट बढ़ा है या रिपीट होने की स्थिति है सरकार की? नहीं, रिपीट तो बहुत मुश्किल लग रहा है इस बार। कारण? इसका कारण क्या है कि आप जिसे इनकम्बेंसी करते हैं उसके कई फैक्टर होते हैं। तो उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है वहाँ पे जो भी इनके डिक्लेरेशन है, पॉलिसी है, उनकी डिलीवरी नहीं हुई है जी। और बहुत करप्ट ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे इन पिछले 4-5 साल में पनप गई है। अब जनता को आइडियोलॉजी या उससे तो मतलब है नहीं, वहाँ हिंदू मुस्लिम का फैक्टर चलेगा नहीं, वहाँ कोई नहीं चल रहा। वहाँ रियल ज्यादातर वहाँ आदिवासी जनता है, रियल सफरर है। जॉब्स लेस बहुत बड़ी सोसाइटी है, उसको चेंज में ही अच्छा लग रहा है इस समय मुझे लगता है। तो आपका कहना ये है कि वहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? मेरे ख्याल से सत्ता परिवर्तन दोस्तों, सक्सेना साहब ने ये अपनी राय दी कि जो वोटर्स का टर्नआउट बढ़ा है उसके पीछे उनकी राय है कि सत्ता परिवर्तन है। यदि आप झारखंड की टोटल सीट देखें तो लगभग 50% सीटों का चुनाव कल हो गया है। यदि इस टर्नआउट से हम ये उम्मीद करें कि बीजेपी इसमें वापसी कर रही है तो इसमें कोई मुझे नजर आता कि शक नजर नहीं आता कि बीजेपी वापसी नहीं कर पाएगी। उसके कारण 3 और हैं। सक्सेना साहब, आपने तो कहा कि आदिवासी जनता अपने रोजगार से परेशान है या कुछ इस तरह से भी है। मैं समझता हूं कि 2 नारे काम कर रहे हैं। जी। एक तो सोरेन फैमिली का भ्रष्टाचार, जी, जो हेमंत सोरेन जी जेल गए जी और उसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया, लेकिन चंपई सोरेन को भी उन्होंने फिर आते ही वहां से हटाया। तो एक फैक्टर चंपई सोरेन का भी उनके अगेंस्ट जा रहा है। दूसरा, भ्रष्टाचार के मामलों में जिस तरह से वो जेल गए तो जनता में छवि उनकी काफी खराब हुई है और अभी भी वो जमानत पे हैं और मुकदमा जिस तरह की स्थिति है तो उनके अगेंस्ट भी जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नारा जो पूरे देश को आकर्षित कर रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो वो भी नारा आप अगर सीमित करते हैं कि हिंदू मुस्लिम के लिए है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो एक कॉमन फैक्टर भी है कि यदि आदिवासी भी बटते हैं तो वो भी कटेंगे एक दूसरे से। तो उनका कहना मतलब है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए कि यदि अगर आप चुनते हैं तो फेयर तरीके से चुने, बांट के ना चुने। नहीं, आपकी बात अब ये अपीलिंग तो रहा है, तो कितना अपीलिंग रहा है ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही मालूम पड़ पाएगा, क्योंकि ये प्रयोग पहली बार हुआ है। बटोगे या कटोगे या जुड़ोगे तो मजबूत रहोगे, दोनों ही तरफ चालू है मामला। तो ये तो पहली बार है। अब पब्लिक इसको कितना अपील और सीरियसली लेती है ये, क्योंकि देखिए दोनों ही स्टार प्रचारक जिन्होंने अपना अपना एक नारा दिया है। योगी जी ने नारा दिया बटोगे तो कटोगे और मोदी जी ने नारा दिया कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। भाई सबसे बड़ी चीज है ये टाटा नगर वाला स्टेट है जी, घुसपैठ का भी मामला है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ के जो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन है, 2 MP टेक्नोलॉजी में भी माहिर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी रखते हैं। अब यहाँ का पर एजेंडा उस लेवल का सेट नहीं हो पाया, सबसे बड़ी चीज है। यहाँ केवल एक ही है कि खादान है, आपको एक्सप्लोर करना है,
मालगाड़ी में लादना है और भेज देना है। तो इस तरह से खनिज पदार्थों का लूट मच रही है। आप इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और तो जनता, ये एक सीधा सीधा फोकस है जनता का कि उनके खनिज पदार्थों पर उनका जो हिस्सा है वो मारा जा रहा है। डेवलपमेंट तो वो फिर से चाहेंगे कि उनके बदले में कोई नई सरकार आए। है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ऐसा नजर आता है कि झारखंड के चुनाव ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि झारखंड में परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन ये सब संभावनाएं तब होती हैं जब वास्तविकता में रिजल्ट आते हैं। सर्वे या अनुमान लगाना एक तरह से अपनी बात रखने का तरीका है, लेकिन एग्जैक्ट जो नतीजे हैं वो 23 नवंबर के बाद हमको नजर आएंगे। लेकिन जिस तरह की बयार चल रही है उससे लगता है कि झारखंड में आंधी की तरह से परिवर्तन होता नजर आ रहा है, ना कि कहीं फाइट की स्थिति ना होकर बल्कि एक तरफा चुनाव मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। तो झारखंड के चुनाव का जो नतीजा कल देखा उससे सक्सेना साहब, क्या ये कोई इंडिकेशन महाराष्ट्र के पब्लिक के लिए भी जाता है? झारखंड का बिल्कुल अलग है, महाराष्ट्र का अलग है। वहाँ बिल्कुल, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से एनडीए अपर हैंड है शुरू से ही जी। महाराष्ट्र में इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में इनके इन फाइटिंग है सबसे ज़्यादा। जो दिक्कत है ये कोलिशन है एनडीए का, वहाँ पे है जो भी महाआघाड़ी या जो भी करके आप वर्सेस चल रही है उसमें इन फाइटिंग बहुत है। तो इन दोनों में अंतर है। हालांकि वहाँ गवर्नमेंट बनाने की ज़्यादा संभावना है। छोटे ग्रुप्स आएंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं जी, वो पार्टी का रोल अदा करेंगे और लाभकारी अपने लिए और स्टेट के लिए लाभकारी सौदे होंगे उन्हें करेंगे, जैसे सेंट्रल में प्रयोग चल रहा है। यहाँ का बिल्कुल अलग है, बिल्कुल टोटल। मुझे लगता है कि सक्सेना साहब जी पब्लिक जो है साइलेंट मोड में ये सब चीजें देखती रहती है। और महाराष्ट्र में जिस तरह की पोजीशन बनी है जी महायुति और महाआघाड़ी की, जी महाआघाड़ी में कांग्रेस का कहीं से भी समर्थन मुझे नजर नहीं आता कि पब्लिक महाराष्ट्र में करने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया है जी। और जहां तक उद्धव ठाकरे का सवाल है, उद्धव ठाकरे दोनों ऊहा स्थिति में हैं। उद्धव ठाकरे केवल मुस्लिम वोटों से नहीं जीतते, शिवसेना के जो उनके जेन्युइन बाला साहब के समर्थक हैं उनसे भी जीतने की, उनके समर्थन से ही जीतते थे। तो ऐसा जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने व्यवहार किया है और महाआघाड़ी में सबसे ज्यादा सीट्स पर उद्धव ठाकरे लड़ रहे हैं। देखिए तो ऐसी स्थिति में जी इन फाइट होने के बाद भी जी मुझे लगता है कि महायुति जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि महाआघाड़ी में कांग्रेस वीक होगी और शरद पवार की स्थिति अजीत पवार के साथ कहीं मुझे रिवर्सल नजर नहीं आता है, वो एक तरफा ही नजर आता है। जी। वो साइलेंट शरद पवार मेरे ख्याल से डमी तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन उनका समर्थन अजीत पवार की तरफ है। अगर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूँ तो अजीत पवार की उन्होंने एक जगह तारीफ की जहां पर उनका आधार था कि अजीत पवार बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र के लिए। तो ये इंडिकेट करता है कि महाआघाड़ी में जो समस्या बन रही है, कांग्रेस को पब्लिक सपोर्ट कम मिलेगा और उधर शरद पवार डमी तरीके से लड़ते नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली वो महायुति को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से उद्धव बस केवल मुस्लिम्स को अट्रैक्ट करने की स्थिति है थोड़े दिन की, लेकिन उद्धव ठाकरे भी निश्चित रूप से आने वाले समय पे महायुति एनडीए में शामिल होंगे और निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी सरकार जो है नए सिरे, पुरानी सरकार दिखेगी लेकिन उसका रूप नजर आएगा जिसका मुख्यमंत्री मिस्टर फडणवीस हो सकते हैं। और जिस तरह से अजीत पवार ने महायुति में रहते हुए भाजपा की बातों को नहीं माना है और उन्होंने नवाब मलिक जैसे आदमी को लड़ाया है और उनके मना करने के बाद भी, तो मुझे लगता है कि ये एक केवल चुनाव की व्यवस्था तक साथ साथ है। आने वाले समय पे अजीत पवार महायुति का हिस्सा नहीं होंगे और उनका हिस्सा उनकी जगह लेते हुए नजर आएंगे उद्धव ठाकरे। तो मेरे हिसाब से झारखंड में भी सरकार परिवर्तन हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता वही रहेगी, लेकिन
उसके जो शीर्षस्थ नेतृत्व होगा उसमें परिवर्तन नजर आएगा कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे और उद्धव ठाकरे डिप्टी सीएम हो सकते हैं महायुति में आने के बाद, क्योंकि उनको अपना भविष्य महाअगाड़ी में नहीं दिख रहा है। और दोनों अजीत पवार और उद्धव ठाकरे की अभी ये ऐसी स्थिति है कि उन्हें अपनी अपनी पार्टी के साथ चलना पड़ रहा है, अपने गुट के साथ। लेकिन निश्चित रूप से इलेक्शन के बाद बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आएगी, और जिसमें जो उनके जो नेचुरल अलायंस था पहले बीजेपी और उद्धव ठाकरे का, तो मुझे नजर आता है कि शिवसेना भी एक नया रूप लेगी, जिसमें शिंदे जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी शिवसेना को मर्ज करते हुए निश्चित रूप से वहां पर भी 2 डिप्टी सीएम दिख सकते हैं, शिंदे और उद्धव ठाकरे। ये मेरा ऐसा मानना है। अगर इन 2 प्रदेशों में यदि सरकार इसी तरह से जो केंद्र में चल रही है उनके समर्थन में सरकार आती है, तो निश्चित रूप से संसद में जो बीजेपी लीड एनडीए गवर्नमेंट है उनको काम करने में और आसानी हो जाएगी। जो उनका बहुमत कम है तो शायद वो लगता है कि वो फाइट संसद में भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और जो उनके लंबित काम हैं, जो पेंडिंग बिल्स हैं, उनको पास कराने में उनमें शक्ति आएगी यदि वो झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव जीतते हैं। सक्सेना साहब, एक चीज बीच में रह गई, इसी बीच में यूपी में भी उपचुनाव है 9 सीट्स पर, और निश्चित रूप से 9 सीट पर चुनाव जो हो रहा है वो यूपी में उपचुनाव से कोई अल्टीमेटली सत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जहां तक एक मॉरल सपोर्ट की बात है, एक जो सिंबॉलिक सक्सेस कहलाती है, जिससे संबल बनता है, वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में भी जो योगी जी ने पूरा बल लगाया है, तो उपचुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय है, बाकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सुखद स्थिति हो सकती है यदि बीजेपी लेड एनडीए यूपी, झारखंड और महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन करती है, तो निश्चित रूप से संसद में विपक्ष काफी डिमोरलाइज होगा, और जो विपक्ष जिस तरह से हावी था अभी पिछले सत्र में, तो आने वाले शरदकालीन सत्र में संसद की अलग से छवि देखने को मिलेगी। नवंबर में, जो 25 नवंबर के आसपास संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उसमें एक नई लवरेज के साथ, नई स्फूर्ति के साथ एनडीए गवर्नमेंट कुछ नए डिसीजन लेती हुई नजर आएगी, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।